दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय मीन्स कम्युनिटी स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के बारे में। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षाएं 24 सितंबर 2023 को होने जा रही हैं और इस लिहाज से आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक, नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज़ कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। और इसको रिवाइज़ करने के लिए हमने आप सभी के लिए सुपर फास्ट रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज की इस क्लास में हम विज्ञान के 2016 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। तो 2 क्लासेज आपकी रहेंगी, पहली क्लास ये है और इसके बाद पुनः एक और क्लास आपको विज्ञान की दी जाएगी, जिसमें आप सभी के विज्ञान के प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा और दूसरा वीडियो जब आएगा तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं फास्ट तरीके से प्रश्नों को सॉल्व और इस क्लास में 105 प्रश्न हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो क्या होता है आप सभी को पता है, सी ऑप्शन सही है। सौर ऊर्जा जो होती है सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत होती है। सेकंड क्वेश्चन है, पित्त उत्पन्न होता है अर्थात पित्त रस कहाँ निकलता है? तो यकृत में उत्पन्न होता है। बी आंसर सही है। रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है तो रेशम का धागा बच्चों कोकून से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। तो चालन जो होती है वो जो ठोस में होती है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो अग्निशामक में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि है। तो लोहे में जंग को रोकने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यसद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर, महासागरों में आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं और ये होता है बच्चों मानसून में। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो सबसे अधिक खनिज कहाँ होते हैं? तो बी संस्तर में होते हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। तो रक्त का ऑक्सीकरण बच्चों होता है फेफड़े में। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो कौन सी कोशिका है बच्चों? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर, आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है। तो आलू जो होता है वो तना होता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, गति की मूल इकाई है। तो गति की मूल इकाई की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होता है। या डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर प्रश्न, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो तार में ऊष्मा की मात्रा जो होती है पदार्थ, लंबाई और मोटाई सब पर निर्भर करती है। तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 22 अप्रैल को आप सभी का पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये परिवर्तित कर देते हैं। बी ऑप्शन ह्यूमस में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पंख को विघटित कर जैव गैस बनाते हैं। तो पंख यानी जो कि कूड़ा करकट होता है उसको जैव गैस में बनाते हैं कौन? अवायवीय जीवाणु। सी आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है। तो इसका हो जाता है बच्चों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका है 0.03% आपका सही आंसर हो जाएगा। CO2 की मात्रा 0.03% होती है। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, रबी फसल की कटाई की जाती है। तो रबी फसलों की कटाई बच्चों मार्च में होती है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो बच्चों होते हैं शैवाल। और शैवाल क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं, ये खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर जैव है? गैर जैव का मतलब है जिसको प्रकृति के अनुसार उसको अपघटित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा, प्लास्टिक। 22 नंबर,
किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? तो धातुओं को पीटकर परिवर्तित किया जाता है। तो धातु इसमें है जिंक। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है प्रदूषण, ऊष्मन, विश्व उष्ण, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है। तो अम्ल वर्षा में क्या शामिल होता है आप सभी को बताना है। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, वह पुस्तक जो किसी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है तो वो रेड डाटा बुक होती है। सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, रेड डाटा बुक। इसके बाद है 26 नंबर, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत बच्चों होती है प्लाज्मा झिल्ली। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाता है। अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा बच्चों करता है मुकुलन द्वारा। अगर अमीबा की बात करेंगे तो द्विघटनन विधि द्वारा करता है। 28 नंबर, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा एड्रेनलिन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस जो है हार्मोन्स का स्राव होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दबाव क्या है? तो दबाव के लिए आपको सूत्र याद रखना है, ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। मात्रक की बात करेंगे तो पास्कल मात्रक होता है या न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? अर्थात किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में चिकनेपन के लिए प्रयोग नहीं करते? सही आंसर है सी ऑप्शन, गंधक पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी साबुन का घोल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि बच्चों निर्वात में संचरण नहीं करती। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं के क्षरण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो लोहे की वस्तुओं के क्षरण को रोकने के लिए बच्चों विद्युत लेपन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो वो होता है भूकंप लेखी उपकरण। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये फैलाव कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? तो ये होता है बच्चों शुक्र ग्रह। ए ऑप्शन आपका सही जवाब। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो अब देखिए प्रश्न संख्या का ऑप्शन है आपके पास बैटरी, विद्युत फ्यूज, धनात्मक या फिर विद्युत सेल। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, विद्युत फ्यूज जो होता है वो तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है तापमापी, चालन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको बड़ा दिखाई देगा। और प्यारे बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका सेम यही प्रश्न जो है पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था। और इस प्रश्न का थोड़ा सा जो है इसमें चेंजिंग किया गया था, क्योंकि पिछले वर्ष पूछा गया था कि ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। और अब की बार पूछा गया कि बिना माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों विकिरण। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बिना किसी माध्यम से जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो, जैसे मान लो कि आप अलाव ताप रहे हैं और अलाव जब ताप रहे हैं तो आपको आँच लगती है, तो वो आँच आप तक पहुंचती कैसे है? वो बिना किसी माध्यम से जो है पहुंच जाती है, तो उसी को हम विकिरण कहते हैं। इसके अलावा अगर ठोस की बात करें, ठोस में आपका चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। और अगर द्रव की बात करेंगे तो आपका होता है कहते हैं संवहन विधि उसको, ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, और ये कहता है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन द राइट आंसर। घटपर्णी जो होता है वो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है, और ऐसे कीटों को कीटभक्षी पौधे भी कहा जाता है। और ये कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, अर्थात ये दलदली स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है?
तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये बच्चों लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणों में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू या फिर अदरक। तो राइट आंसर बच्चों है डबल रोटी का फफूंद जो होता है ये बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और ये प्रश्न कहता है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समतल प्रतिबिंब या फिर वास्तविक प्रतिबिंब। तो राइट आंसर बच्चों है आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है? तो अभ्यारण्य कहलाता है, पार्क, शहर या फिर चिड़ियाघर। राइट आंसर बच्चों है अभ्यारण्य जो होता है इसमें जंतु स्वयं जो है अपने आवास में रहता है। अब पार्क की बात करें या फिर चिड़ियाघर की बात करें तो यहाँ पर जो है जीवों को पकड़ कर लाया जाता है, बंद करके रखा जाता है। लेकिन अभ्यारण्य में क्या होता है, यहाँ पर जंतु को संरक्षित किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास मतलब वनों में जो है छोड़ दिया जाता है, खुलेआम वो घूमते रहते हैं। कुछ जो अभ्यारण्य जितनी दूर बनाया जाता है उतनी दूर में तार वगैरह बाउंड्री वगैरह करवा दी जाती है, तो उसमें वो खुला छोड़ते हैं एक प्रकार से। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज गतिशील है? तो ये कैसे अध्ययन करेंगे इसका? दोनों वस्तुओं की चाल से। दोनों वस्तुओं की अगर चाल हमको पता होगी तो हम बता देंगे कौन सी जो है वस्तु तेज चल रही है, कौन सी धीमी गति से चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है और इस बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर गुरुत्व बल की तो ये बल बच्चों होता है पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर जो एक बल डाला जाता है, दबाव पड़ता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कई इसको अगर अन्य शब्दों में कहें तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर डाला गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पेशी बल जब हम किसी काम को अपने हाथ पैर या फिर किसी अन्य तरीके से काम करते हैं तो वो पेशी बल काम करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? तो आवृत्ति, आयाम, दोलन गति या फिर ध्वनि। तो एक सेकंड में किए गए कंपन बच्चों आवृत्ति कहलाती है। इसके लिए सूत्र होता है v बराबर एन लैम्डा। v बराबर एन लैम्डा। ठीक है। v का मतलब होता है कि यहाँ पर ध्वनि का वेग, और n का मतलब होता है आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, धन आवेशित, तथा जो छड़ होती है वो धन आवेशित हो जाती है और कपड़ा जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव होता है, कभी कभी, कभी नहीं, विशेष दिशाओं में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये बच्चों परावर्तन का पहला नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि। अब ये आप ध्यान रखिएगा, जो अगर आवेश समान होंगे, सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर विजातीय होंगे, अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो राइट आंसर में हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों गुब्बारे पर सजातीय आवेश के कारण वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर, किसी कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है, किस कारण से होता है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास शुद्ध वायु, साधारण वर्षा, जल या फिर अम्ल वर्षा। तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। स्मारकों का जो संक्षारण होता है वो अम्ल वर्षा के कारण होता है। जैसे ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ रहा है तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कुछ अवांछित और अप्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से उगते हैं और अवांछित होते हैं जिनका वहाँ पर कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है,
वो क्या होते हैं? फसल होती है, उर्वरक होते हैं, खरपतवार होते हैं या कटाई होती है? तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को इस आंसर का जवाब जरूर पता होगा, तो सी आंसर सही है, खरपतवार। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या फिर तितली? राइट आंसर बच्चों है मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वाहक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है? ड्रैगन मक्खी, चींटी मक्खी, मकड़ी या फिर घरेलू मक्खी? तो राइट आंसर बच्चों है घरेलू मक्खी जो होती है वो संचरणीय रोगों का जो है मुख्य कारण होती है, जो संक्रमण से फैलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को अलग मशीन द्वारा किया जाता है, वो कौन सी मशीन है? निराई, जुताई, ड्रिप तंत्र द्वारा या फिर कंबाइन? तो इसके लिए कंबाइन मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या फिर संक्रमण? तो सही आंसर बच्चों है किण्वन विधि द्वारा जो है इसको जो है चीनी को अल्कोहल में बदलते हैं। इसके अलावा बात करें दूध को दही में बनना, तो दूध का दही बनना भी किण्वन विधि हो जाता है। सिरका बनना, ये सब चीज़ें क्या है? किण्वन विधि के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि रोक देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन आपके पास हैं ईस्ट, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रतिजैविक? तो प्रतिजैविक होती हैं। डी आंसर द राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? और ये प्रश्न जो है बिल्कुल सेम यही प्रश्न पूछा गया था आपका 2021 की परीक्षा में, और यही प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया और बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया। ऑप्शन भी आपके यही रखे थे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर या फिर जिंक? तो आप सभी को पता है जिंक जो है आपका धातु होती है और धातु को जो है पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? राइट आंसर है ए ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण, वाष्पीकरण, प्रदूषणकारी, संदूषक? तो राइट आंसर है बच्चों कार्बनीकरण कहते हैं इसको। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का जो निर्माण होता है उसको कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति ग्राम। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया था, तो अब की बार आने की 100% चांस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कोयला हो या फिर डीजल पेट्रोल हो, इसके जो अपूर्ण दहन होगा अर्थात आधा जलता है, मतलब थोड़ा बहुत जला और थोड़ा बहुत रहेगा तो धुआं जो उठता है उससे कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो इससे निकलती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, मैग्नीशियम, यहाँ पर लिखा है 2Mg और प्लस ऑक्सीजन O2, ये बनाएगी समीकरण। तो कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प क्या होगा? अब यहाँ पर देखो 2M है और यहाँ पर O2 है, तो 2M होने चाहिए और 2 O2 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपका M का मान कितना है? 1 है, तो ये आपका बैलेंस नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो 1 1 दोनों का, ये भी बैलेंस नहीं कर रहा है। यहाँ पर Mg2O2 लिखा है, ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका डी आंसर हो जाएगा 2MgO। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, किस धातु की पन्नी फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, बी आंसर सही होगा। एल्युमिनियम की धातु की जो है ये पतली पन्नी होती है जिसमें हम लोग रोटियां जो है लपेटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो वो बच्चों आप सभी को पता होगा, कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा,
सर्द और आर्द्र या फिर गर्म और शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आर्द्र और गर्म, ए ऑप्शन आपका आयोग ने माना है। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर। निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? अब यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। याक, ऊंट, बकरी या फिर घने बालों वाला कुत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घने बालों वाला कुत्ता से जो है ऊन प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा बकरी को आप जानते होंगे, जो कश्मीर में है बकरियां पाली जाती हैं। ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, असंपर्क बल या फिर पेशीय बल। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेशीय बल। ठीक, क्योंकि हम जब धनुष खींचते हैं तो हमारी पेशियां काम करती हैं, हमें ताकत लगानी पड़ती है, तो वो आपका पेशीय बल के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? ये प्रश्न आपका बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया था 2021 की परीक्षा में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सेम यही प्रश्न पूछा गया था और अब की बार 2022 में भी वही प्रश्न पूछा गया, तो अब की बार 2023 में आने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होने के बाद। तो ये आपका ध्वनि संचरण नहीं कर सकती निर्वात में, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ध्वनि का संचरण, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ध्वनि का संचरण जो है सबसे तेज किस में होता है? तो ठोस में होता है। सबसे तेज ध्वनि का संचरण किस में होता है? ठोस में होता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो द्रव में, और फिर उससे कम की बात करेंगे तो गैस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण ठोस में, फिर उसके बाद उससे कम जो होता है वो द्रव में, उससे कम जो होता है वो गैस में होता है। और निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। किस ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा कहते हैं? देखो, यही प्रश्न आपका पूछा गया था 2021 की परीक्षा में, तो हम आपको बता दिए हैं। 4-5 प्रश्न आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उसके सारे प्रश्नों को रट लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। शुक्र ग्रह को कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न कहता है 34 नंबर। निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्न है? अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। यहाँ पर ये प्रश्न लिखा था कि गैर जैव है, गैर जैव, यहाँ पर निम्न नहीं जोड़ा गया था। अब यहाँ पर जो है 2022 में जब पूछा गया तो निम्नीय जोड़ दिया गया, और यहाँ पर ऑप्शन बदले नहीं गए, उनका क्रम बदल दिया गया। यहाँ पर जो क्रम 2021 की परीक्षा में पूछा गया तो बी के जगह पर डी वाला था ऑप्शन, प्लास्टिक वाला, लेकिन पूछा क्वेश्चन वही गया। तो आप इसको समझिएगा और राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गैर जैव निम्नीय है बी ऑप्शन, प्लास्टिक। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो ये कौन सी गैस हो जाएगी? CO2 गैस, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, वह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चे हैं वो इधर आपको अंग्रेजी में लिखा मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ऑप्शन आपके पास हैं, ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है, लैक्टोज होता है, फिर माल्टोज होता है। तो 12 बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जो है ये एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो इंसान उसको नहीं पचा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। लाइकेन में इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन में इनके बीच का सहजीवी संबंध क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, जीवाणु एवं विषाणु, प्रोटोजोआ और जीवाणु, कवक और जीवाणु, या फिर शैवाल और कवक। तो राइट आंसर बच्चों इसका है कवक एवं शैवाल, डी आंसर द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इनमें से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ऑप्शन आपके पास हैं, निर्वात, गैस, ठोस या फिर द्रव्य। अगर आप रेगुलर वीडियो हमारा देखते हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत आसानी से पता चल गए होंगे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ठोस में जो है सर्वाधिक गति होती है, द्रव में ठोस से कम होती है, गैस में द्रव से भी कम होती है। अगर बात करें निर्वात की, तो निर्वात में ध्वनि की चाल होती ही नहीं, 0 हो जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? ओम, एम्पियर, डेसिबल या फिर कूलम्ब। तो राइट आंसर बच्चों सही है बी ऑप्शन,
एम्पियर में जो है धारा को मापा जाता है। एम्पियर धारा का मात्रक होती है। इसके अलावा बात करें ओम, ओम बच्चों ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए आप एक जगह। डेसिबल जो होती है ये होती है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। यहाँ पर कूलाम होना चाहिए, तो कूलाम बच्चों आवेश का मात्रक होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। चारों ऑप्शन आपको बता दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर बच्चों संख्या दी गई है 44, 46, 45 या फिर 47। तो राइट आंसर 46 जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं साधारण मनुष्य में। अगर बात करें जोड़ी की तो 23 जोड़ी होते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, कभी कभी जोड़ी में भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी बताओ किस अंग की होती है, बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास जांघ की हड्डी, कान की हड्डी और हाथ की हड्डी, पसलियों की हड्डी। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है, जिसको फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। सबसे लंबी हड्डी, इसका नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान में पाई जाती है और इसका नाम है स्टेपी। क्या नाम है? स्टेपी इसका नाम है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है? लवण और जल बनता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? अर्थात ऐसा स्रोत जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकें, प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हो। तो पेट्रोल, डीजल और कोयला ये तो सीमित मात्रा में है, ये कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाएंगे। तो बचा हमारा वायु। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, HCl, HNO3 या फिर AgNO3। तो राइट आंसर है बच्चों, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। HNO3 आपका जो है नाइट्रिक अम्ल है। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है H2SO4, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है। तो आप इन तीनों ऑप्शंस को याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिजैविक पदार्थ एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजने वाले बच्चों थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु को बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, कहाँ रखी जाती हैं? तो ये क्रियाशील धातुएं होती हैं, इनको बच्चों मिट्टी के तेल में रखा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिए। दूध में पाया जाने वाला अम्ल बच्चों होता है लैक्टिक अम्ल। बी आंसर सही है, आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर, और ये कहता है बच्चों कि इनमें से किसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान प्रति कैलोरी होता है? तो लकड़ी, पेट्रोलियम, एलपीजी या फिर हाइड्रोजन। तो कल के ही वीडियो में हमने आपको जो है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की सलाह दी जाती है। वसा से भरपूर, प्रोटीन, फास्फोरस और आयोडीन या फिर लौह तत्व और कैल्शियम। तो राइट आंसर बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, लौह तत्व और कैल्शियम से भरपूर जो भोजन है उसको खाने की सलाह दी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग बच्चों होता है लोहे का ऑक्साइड। लोहे पर ही जंग लगता है, और लोहा जब वायु और जल के संपर्क में आता है तब उस पर क्या है? मूर्छा लग जाता है, जिसको जंग कहते हो। और वही आपका क्या है? लोहे का ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? कल के वीडियो में हमने इसको बता दिया था। तो आज आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग करें, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर है प्रकाश का विक्षेपण। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, त्वरण किस प्रकार की राशि है? तो त्वरण बच्चों इसमें आपका दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा।
अदिश और सदिश राशियों से एक क्वेश्चन आपका मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? प्लास्टिक, बैकेलाइट, पीवीसी या फिर पॉलीथीन। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो बी ऑप्शन बैकेलाइट होता है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? जड़, तना, पुष्प या फिर पत्तियों। तो पत्तियों के द्वारा ही क्या है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, डी ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना होता है, तो बुझा हुआ चूना कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है CaO, CuO या फिर NaOH या डी ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस। तो सही आंसर है डी ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। इसके अलावा अगर CaO की बात करें तो ये बिना बुझा चूना होता है। ये आपका बिना बुझा चूने का सूत्र दिया गया है, ये आपका बुझे चूने का सूत्र दिया गया है। अगर NaOH का बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी जो कि अंतिम बेंच पर बैठा था, सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा है और उसे ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट पर देखने पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता, अर्थात उसको दूर से दिखाई नहीं देता है, परंतु वह जब सामने बैठता है तो आसानी से देख रहा है, वह किस दृष्टि दोष का परिणाम है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, अर्थात उसको निकट से वस्तु जो है दिखाई देती है लेकिन दूर से नहीं दिखाई देती, तो उस अवस्था में निकट दृष्टि दोष होता है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? तो अवतल लेंस लगाते हैं। पादप जगत और जंतु वर्ग की वो प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो विशेष क्षेत्र की जब बात करेगा तो आपको लगा देना स्थानिक प्रजाति, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये कहे कि ऐसी जनजातियां जो कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाएंगी या लुप्त प्राय हो जाएंगी तो वो आपकी हो जाती हैं विलुप्त प्राय जातियाँ, समझ में आई बात, या संकटाग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो ये बच्चों होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, ये दोनों गैसें ऐसी होती हैं जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं और इस अम्ल वर्षा के कारण जो ताजमहल है या बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके रंग जो है फीके पड़ रहे हैं, अर्थात उनका क्षरण हो रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो दूरी समय ग्राफ किसमें बनाएंगे? जब नियत गति से कोई वस्तु चलती हो, तो उसमें बच्चों आपका हो जाएगा सरल रेखा में ये जो है ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? अर्थात यहाँ पर पैमाने की बात कर रहा है, तो मीटर पैमाना, थर्मोमीटर पैमाना या फिर रिक्टर पैमाना। तो राइट आंसर रिक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके अलावा बात करें कि कौन से यंत्र से, तो सिस्मोग्राफ यंत्र से जो है इसकी तीव्रता मापी जाती है। अगर मात्रक की बात पूछेगा तो डेसिबल होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और थर्मामीटर की बात करें तो शरीर के तापमान को मापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन के का क्या कार्य है? तो विटामिन के बच्चों जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देखो स्वस्थ मसूड़ों के लिए, तो स्वस्थ मसूड़ों के लिए विटामिन सी का यूज करते हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आँखों को बचाना, अर्थात विटामिन जो है ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसमें अगर विटामिन ए दिया होता तो आपका ए ऑप्शन सही होता, आँखों को बचाना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए आपको पता होगा, डीएनए और आरएनए, तो इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन्स होती है, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के उस भाग पर जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग है? कॉर्निया, दृष्टिपटल, आँख की पुतली या आइरिस। सही जवाब है बी ऑप्शन दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि इनमें क्या एक गैर संपर्क बल है, अर्थात बिना संपर्क के ही बल लग जाता है? गुरुत्वाकर्षण, मांसपेशीय बल,
या फिर घर्षण बल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो बिना संपर्क के लगता है, यानी मान लो कि किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, ठीक। तो नीचे आती है तो उसके संपर्क में तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो नीचे आ जाती है, इसका मतलब है कि ये असंपर्क बल उस पर लग रहा है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर, एक अश्वशक्ति समान है, यानी अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो राइट आंसर 746 वाट, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर टकराकर वापस लौट आती है, तो अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण या फिर अपवर्तित किरण। तो राइट आंसर 32 नंबर में जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब यही होता है कि मान लो ये समतल दर्पण है और इस पे कोई किरण आई और उसके बाद परावर्तित होकर पुनः वापस लौट गई, तो उसका परावर्तन हो गया, ठीक। तो वो परावर्तित किरण हो जाएगी, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में बच्चों यूरेनियम का जो है प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो बच्चों होता है वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? तो समस्थानिक जो होते हैं उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान रहती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा